हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस मॉक टेस्ट 5 देखेंगे। तो हम लोगों ने इसके 4 टेस्ट देख चुके हैं, जो कि आपने देखे होंगे, जो मेरी प्लेलिस्ट में है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 15 नंबर के, और 15 नंबर पेडोलॉजी के होंगे, जो आपको पता है 30 नंबर जो हमारे ईवीएस से आते हैं। तो जो उसमें क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी होंगे, और 15 पेडोलॉजी के। तो मैं 15 क्वेश्चन का इसमें लूँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सिलेक्टेड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो सीटेट 2021 का एग्जाम होने वाला है, उसकी बेस्ट तैयारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को क्या करिए, पोषण पे आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाह रही है। क्या करिए, पोषण से आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या फिर विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, या सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए, या फिर श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। तो क्या आंसर होगा? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पोषण संबंधी जो आपका टॉपिक है, उस पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाह रही है, तो क्या करना चाहिए? तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहले का आंसर कीजिए। तो क्या करना चाहिए इसको? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी सोचा है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोले, उनके तत्वों का अवलोकन करें, उसमें कौन सी विटामिन है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा पोषण न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, और फिर क्या उसके बारे में बताना चाहिए। जो बच्चों को पता है और जो नहीं पता है वो टीचर्स को डिस्क्राइब करे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है, ये आपको बताना है कि पर्यावरण का हम संरक्षण कर सके, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा बेटर है। तो कार, स्कूटर आदि जैसे जो व्यक्तिगत वाहन ना रखे, इस चक्कर में हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, या फिर घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचने से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, या अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जाँच करके, या आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके। तो हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं? आंसर कीजिए। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो क्या है कि आने जाने के लिए तुम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। बिल्कुल, जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो लास्ट में मुझे जरूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो कैसा लगा हो ये जरूर बताया करिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव जंतुओं पे आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए क्या कर रही है? चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कर रही है। ठीक है, उसने जीव जंतु का पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद वो क्या कर रही है? उनके लिए चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन कर रही है। इससे शिक्षार्थियों को क्या मदद मिलेगी, ये आपको बताना है। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव होगा, या कक्षा कक्षी अधिगम की वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने को मिलेगा, या जीवन जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके लिए प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए, या जीव जंतु के कौशलों का विकास करने के लिए। आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। आंसर क्या होगा? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स? हाँ बिल्कुल। तो तीसरे का जो क्वेश्चन है उसका होगा, कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। अगर वही जो उसने टॉपिक पढ़ा है, अगर उसको वास्तविक दुनिया से जोड़े, अगर उसमें चिड़िया भ्रमण करे, तो वो चीज़ों को और अच्छे से सीख पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा एनसीईआरटी रिलेटेड है। आप एनसीईआरटी की वीडियो जरूर देखिएगा। आपके 15 नंबर तो बिल्कुल सही है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है। लिखा हुआ, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? जो कौन सा पक्षी है जो अपने जो गर्दन होती है उसको काफी हद तक पीछे घुमा लेता है? पहला उल्लू, कौवा, कोयल, या मैना। तो आंसर कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? उल्लू जो होती है वो क्या करता है? उल्लू जो होता है वो अपने काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरा 360 डिग्री तक कौन घुमा लेता है, तो मैना होगा, जो कि पिछली बार के क्वेश्चन में आया था। सीटेट जो 2019 का पेपर दिसंबर का हुआ था, तो उसमें यही पूछा गया था कि कौन सा जो अपनी पूरी तरह से रोटेट कर लेता है, तो वो मैना होगी। लेकिन काफ़ी हद तक पूछा जाए तो वो उल्लू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 55 है, हमारे देश के नीचे उगने वाले किस भाग में खाने की चीज़ें से टैपियोका
और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको बताना है कि किस स्टेट में ऐसे लोग जो टैपियोका और नारियल के लोग क्या करते हैं, आंगन में उगाते हैं और फिर क्या करते हैं, खाते हैं। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, असम, गोवा, केरल या आंध्र प्रदेश। तो आंसर कीजिए। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपके क्वेश्चंस गलत बिल्कुल नहीं होंगे, जो कि मैंने बार बार आपको कितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा चुकी हूँ, उसमें भी मैंने बताया, मैंने अलग से थ्योरी भी करवाई, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो क्या आंसर होगा, आंसर नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा होगा, जो कि गोवा में, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी बी ऑप्शन सोचा सबका सही है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, टैपियोका और नारियल के लोग क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में उगाते हैं। आंसर करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नली नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। तो देखिए क्या है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्रण दिखाना, या फिर विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, या शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनके पक्षियों को ध्यान में रखते हुए के लिए कहना। नली किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या फिर शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, या शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, या अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए फटाफट से। 6 नंबर, तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल। जिन्होंने भी ए सोचा सबका सही। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ए आंसर। लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइए, आउट ऑफ 50 कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। कांसा जो होता है दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातु, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन में जो आपने हमेशा साइंस में पढ़ा होगा। तो तांबा और टिन का, तांबा लोहा आयरन का, एल्युमिनियम टिन का, या तांबा जस्ता का। तो ए ऑप्शन बी सी डी में कौन सा सही होगा, आंसर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, तो जो कांसा दो धातु कौन कौन सी होती है कांसा में, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तांबा और टिन, बिल्कुल तांबा और टिन जो होगी कांसों से बनती है, तो तांबा और टिन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो सही से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना, अपने अवलोकन को दर्ज करना, या बी ऑप्शन है, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, या जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, या पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर हो जाएगा, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो यही है, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये पर्यावरण जो कक्षा है उसके लिए समुचित कार्य है ही नहीं। तो यही सी ऑप्शन है जो निगेटिव बता रहा है कि चर्चा करना, चर्चा हानियों की चर्चा करना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए हमें सबसे प्रभावी तरीका, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको छांटना है। तो लिखित काल में उन्हें अधिक अभ्यास देना, तो इससे तो बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं जगेगी, तो ऑप्शन गलत हो गया। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, क्या करना, इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, तो ये भी ऐसा, इससे क्यूरियोसिटी तो नहीं होगी, बच्चा जिज्ञासु तो नहीं होगा। सी लिखा है, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, बिल्कुल। यह अधिक हस्त परक अनुभव प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा, पहले आंसर कीजिए 9th का। तो क्या करना है जी, जांच परक करना और बच्चों से क्या करना है, कल्पना आधारित प्रश्न पूछना, जिसमें बच्चे में क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी, इनमें कल्पना करने की शक्ति जागृत होगी और प्रश्न पूछने से उनके एक्टिव होंगे और वो चीज़ों को समझेंगे, सोचेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बच्चा एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा 5 की बताना है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर। तो ऑप्शन दे रखा है, उसका उद्देश्य बताना है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने की वे चीज़ों को खोजें और सीखें, या विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर हो जाएगा,
तो सीधी सी बात है, समान जानकारी का आकलन करना ये तो उसका मेन उद्देश्य नहीं होगा। व्यवहारिक कौशलों में केवल उद्देश्य करना भी नहीं होगा। शिक्षक विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ये में भी हो सकता है। लेकिन जो है पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, मतलब उसे ऐसी चीजें उपलब्ध करके वो चीजों को सीखे और खोजे। बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम मतलब क्वेश्चन जो उसके होते हैं चारों में सही लगते हैं, लेकिन हमें वो बेस्ट तरीका ढूंढना होता है जो सबसे चारों ऑप्शन में सबसे सही स्टेटमेंट होता है। तो यही है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और वे चीज़ों को खोजे और सीखे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही हो और लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक नहीं आते, बिल्कुल लाइक करा करिए वीडियो को। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्न क्रियाओं का आयोजन करिए। क्या करिए? वृक्ष संरक्षण मतलब वृक्ष की सुरक्षा के लिए वो क्या करिए, इसको शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन क्या करिए, कौन से आयोजन करिए। देखिए, तो पहला लिखा हुआ, प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। या फिर वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन कराना, या विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी, ये आपको बताना है। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो होगा उसे क्या करना चाहिए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, तो वो अच्छे से वृक्ष संरक्षण के बारे में समझ सकेंगे और उसकी चीज़ों को समझ सकेंगे, क्या क्या उसको ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कैसे वृक्ष को संरक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? क्या है, यदि 1 महीने की बिजली ना हो तो हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ए है, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों को आकलन कराने के लिए, या शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना। तो क्या होगा? बिल्कुल क्या करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बच्चे क्या उसमें जवाब दे सकते हैं, उनकी कल्पना कहाँ तक पहुँच सकती है। तो बिल्कुल जो बी स्टेटमेंट है बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, तो बी ही सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ भी लेते हैं। शिक्षार्थियों को समान जानकारी का आकलन करना, तो ये भी नहीं होगा। समुचित तरीके से बिजली के प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है, आंवला और पत्तेदार, ठीक है, देता है, तो सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया बुखार। तो क्या होगा आंसर? तो जो कि आपको पता है, एनीमिया में क्या होता है कि उसको कौन सी चीजें खाने को कहा जाता है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, जो कि मैंने आपको बताया बार बार, अगर आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? तो उससे कौन सी बीमारी है? एनीमिया बीमारी है। तभी डॉक्टर कौन सा सुझाव दे रहा है? गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो खाने का सुझाव दे रहा है। तो वो जो मरीज होगा वो कौन से एनीमिया रोग से पीड़ित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि वह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रदर्शित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी क्या करें, अवधारणा को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ए ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, या प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, या उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो क्या है, उसने प्रकरण को जो पढ़ाने की सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, तभी जो उनको शिक्षार्थियों को उस अवधारणा को समझ नहीं पाए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो डी ऑप्शन लगाए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो लास्ट क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो क्वेश्चन है जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताना है। तो स्टेटमेंट जो 4 है उसमें से कौन कौन से खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है, ये आपको बताना है। तो पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है क्योंकि छाया से बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं।
तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। तो पहला बिल्कुल सही है, जो खेजड़ी है वो राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह जल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती इस वृक्ष के लिए। और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे, तो ऐसा कुछ नहीं है। या उसके तने में जल एकत्र होता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तो सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई जो भी नए बच्चे जिन्होंने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए, तो ये क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि आउट ऑफ 50 आपके कितने सही हुए हैं और मुझे वीडियो कैसा लगा और जरूर बताया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।